हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है आगरा बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो है 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि 15 to 20 क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है। और ये कहने का बेस जो है ये है कि जब 2023 का क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का, तो उस समय जो है 10 से 12-15 क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर से 2022 से रिपीट किए गए थे। तो 2022 पीवाईक्यू से जो है 2023 में रिपीट था। तो चांसेस इस बार रहेंगे कि आप लोगों का जो है 2023 का पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा। इसीलिए ये क्वेश्चंस आप लोग को करने जरूरी है, समझ कर करना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा 2023 का पीवाईक्यू असेसमेंट फॉर लर्निंग का कंप्लीट करेंगे, जिससे कि ये वीडियो के थ्रू आप लोग इसको कंप्लीट कर सको। एक चीज बता दूं, 4 बजे का क्लास हमारा अभी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। लेकिन आप लोगों को सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को लगातार जो है वीडियो के माध्यम से, वीडियो के मीडियम से जो है आप लोगों को क्लासेस दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपना पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आप लोगों को जो है क्लासेस दिए जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है, तो इसको बिल्कुल वॉच करना, क्योंकि जैसे देखो रिस्पॉन्स आएगा तभी इस पर हम लोग काम करेंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालेगा कोई, आप समझ सकते हो। तो यही चीज जो है करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट कर ले। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग को बीएड से रिलेटेड जो है, टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। और उसके लिए जाना आपको कहाँ है, हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जाइए। वहाँ पे एमसीक्यू नोट्स अलग मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव नोट्स अलग मिल जाएगा। दोनों अगर चाहते हैं तो कॉम्बो, जो इसको हम बोलते हैं कंबाइंड, वो भी मिल जाएगा। और बैच ले लेंगे तो बैच में सब कुछ ही मिल जाएगा। पीवाईक्यू भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नोट्स रहेगा, एमसीक्यू नोट्स रहेगा, वीडियोस रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगे, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2023 का पीवाईक्यू है और इसमें से 10-12 क्वेश्चन तो इजीली आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये है कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं मध्यांक क्रमशः दिया गया है। यहाँ पे बहुलक निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए मोड निकालने वाला फॉर्मूला हम फिट कर देंगे। क्या हो जाता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पर 3 मीडियन क्या है, मीडियन 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और मीन कितना है, 6 है, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 18 नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला एक जरूर कर लेना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2 मीन। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आपको मीडियन निकालने को दे दे, मीन निकालने को दे दे, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया। देखो यहाँ पर सिर्फ रैंक डिफरेंस मेथड देखने जाओगे तो आप बोलोगे कार्ल पियर्सन है, लेकिन रैंक डिफरेंस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके लिए अगर जाएंगे तो स्पीयरमैन है। 2 नंबर बी का हो जाएगा इसका आंसर। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, यानी द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1 से +10। ये देखो, ये आप लोगों का 2022 में भी रिपीट किया था, 2023 में भी रिपीट किया है, और चांसेस है आप लोगों को फिर से रिपीट करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन रहता है रिपीटेशन के मामले में बात करूं तो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है। देखो इसमें हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड। समझते हुए, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेन भी मैं करते हुए चलूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असतत चर का है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। 2 तरह का वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब हो जाता है, जिसको हम असतत चर कहते हैं, और उसका मतलब हो जाता है निश्चित, यानी फिक्स। जो फिक्स नंबर्स आपको बताए, नंबर्स से रिलेटेड रहेगा, संख्या से रिलेटेड रहेगा, और फिक्स संख्या जहां पे आपको पता चले वो डिस्क्रीट हो जाएगा। और कंटिन्यूअस का मतलब सतत होता है, यहां पर वही है, जस्ट अपोजिट रहेगा ये, कि ना फिक्स ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट का जब आप देखते हो एग्जाम्पल, वेट्स ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास, तो हम इसमें एवरेज तौर पे बात करेंगे। आईक्यू ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास, ये भी हम एवरेज में बात करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, ये एकदम पूरा डिफरेंशिएट करके पूछा जा रहा है।
नंबर्स बताओ, तो इसमें आप बोल सकते हैं एवरेज में नहीं जाएंगे, आप एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, इसीलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। एक कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या, ये आपका डिस्क्रीट होगा, यानी असतत चर जो है उसका एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है, याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट करता है, 0। ठीक, टी प्राप्तांक का सही सूत्र है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? स्टेनाइन का याद रखना है, स्कोर 1 to 9 होता है। स्टेनाइन 9 लगा भी है तो 1 to 9 करके याद रखना, 0 से 9 नहीं कर देना। 80 के माध्य की परीक्षा और 20 के मानक विचलन पर 60 अंक प्राप्त करने का विद्यार्थी का 2 अंक, विद्यार्थी का जेड अंक होगा। यहां पर आप लोगों को जेड निकालना है, जेड स्कोर है ना, जेड स्कोर का फॉर्मूला बस पुट कर देना है, आप लोगों का निकल जाएगा। यहां पर आप लोगों का जेड स्कोर का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो गया एक्स, एक्स को हम लोग इस तरह से पुट करते हैं, ये हो गया आप लोगों का मीन, ठीक है, इसको हम लोग डालेंगे ब्रैकेट में, और आप लोगों का फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है डिवाइडेड में। तो यहां पर आप देखोगे तो स्टूडेंट ऑब्टेन 60 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ये आप लोगों का प्रोडक्ट हो गया, यानी ये एक्स वाले वैल्यू जो है ये हो गई, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ मीन स्कोर इज 80, तो मीन का मान हो गया 80, और फिर बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20, इसको 20 किए, 60 में से 80 माइनस किए तो -20 हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका -1, जिसमें -1 वाला आंसर जो है हम टिक कर देंगे। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना जेड स्कोर निकालने को, अगर आ जाता है तो, वैसे तो नहीं आया था 2022 में, लेकिन आप लोगों का क्योंकि 2023 का क्वेश्चन पेपर रिपीट करना है तो ये मे भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 80 अंक और सांख्यिकी में जो है 60 अंक प्राप्त किए हैं, इन अंकों की तुलना में किस में परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि कंपेयर हम कैसे करेंगे कि उसका मैथ्स में ज्यादा अच्छा है, मतलब साइकोलॉजी में ज्यादा अच्छा है या सांख्यिकी में, तो परसेंटेज के थ्रू, क्योंकि अंकों की बात है इसलिए हम परसेंटेज लेंगे। ठीक, 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखो जब पूरा आप ऑप्शन पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, मैं बता देती हूँ 1 नंबर होगा। क्यों? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कैलकुलेटेड बाय मोड। मोड का डेफिनेशन ये नहीं है। मोड का डेफिनेशन क्या है? मोड मतलब बहुलक होता है। बहुलक का डेफिनेशन क्या है? जो संख्या या जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है, सबसे ज्यादा टाइम उसका जो है प्रेजेंस होता है, उसे हम मोड कहते हैं। तो मोड का डेफिनेशन ही गलत दिया है, गलत आंसर पूछ भी रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा है? हुवा एंड फ्रीड। स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? डिफिकल्टी। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? संख्यात्मक मान यानी नंबर्स, तो नंबर्स वाला आपको पता है मेजरमेंट, मेजरमेंट आप लोगों का हो जाएगा नंबर्स वाले में जो है जब भी, हाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन 14, मेजरमेंट हो जाता है जो संख्या का मान जो है बताता है, तो आंसर हो जाएगा बी। टिक करके ही ये मिलेगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अभी अच्छे से कर सको। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का, यहाँ पे टूल की बात हो रही है, तो इसमें से टूल कौन है? टूल है आपका टेस्ट, यानी कि डी नंबर। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? एनसीईआरटी। कॉम्प्रिहेंसिव जो है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, उसके थ्रू। मूल्यांकन का क्षेत्र है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एकदम ये सब इजी है, इधर में जहां समझना है वहां समझोगे। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। देखो डिसीजन लेने की बात आ रही है और डेटा एनालिसिस करने की बात है, तो ये डेफिनेटली आप लोग का इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का जो है परिभाषा है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। मात्रात्मक यानी संख्या वाला अगर हम विवरण बात करते हैं तो क्या कहलाता है? मेजरमेंट। मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? इसमें मूल्यांकन की विधि कौन सी नहीं है? एनालिसिस हो जाएगा, बिकॉज ये सब मेथड है।
निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, तो ये सब मेथड है, एनालिसिस आप लोग का हो जाएगा। मूल्यांकन और मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पूरा ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो आपको सी नंबर दिखाई देगा, इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है मात्रात्मक यानी कि मेजरमेंट पे बेस है। मेजरमेंट का आएगा रिपोर्ट तभी तो इवैल्यूएशन अपना डिसीजन देगा या करेगा। मेजरमेंट के बाद आकलन भी जरूरी है मूल्यांकन के लिए, तो इसी तरह से ये डिपेंडेंट है। सी नंबर आंसर सही होगा। मूल्यांकन होता है, बहुत सारे लोग इसमें सिर्फ गुणात्मक करते हैं, मैं आपको बता दूं सी नंबर होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों। कैसे होगा, जब हमने क्लास डिस्क्रिप्टिव लिया था उसमें मैंने आपको बताया है, वो क्लासेस जाकर के आप देख सकते हो। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ये स्केल ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन है। विच इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट? तो रेशियो स्केल, याद रखना हाइएस्ट में क्या आ जाता है, उच्च स्तर में पूछेगा तो आप लोगों का रेशियो आएगा, और लोएस्ट में पूछेगा तो क्या आ जाएगा, अगर लोएस्ट मापन पूछे तो, लोएस्ट स्तर पूछे तो नॉमिनल आएगा, जिसको कि हम हिंदी में नामित बोलते हैं। ठीक है, लोएस्ट में नामित और हाईएस्ट में आप लोगों का रेशियो, जिसको अनुपात स्तर बोला जाता है। ये एकदम याद रखना, फिक्स क्वेश्चन मान लो, ये इससे रहता है क्वेश्चन स्केल ऑफ मेजरमेंट से, और एक नहीं 3-4 रहेगा। देखो जैसे एक और है, Which of the scale has true 0 point? A नंबर 100% A। एकदम इसको समझ के रखो, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, नैदानिक यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर की बात हो रही है, तो याद रखना इंटरवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जब पूरा पढ़ोगे आप लोग तो इसमें बी नंबर आएगा, द लीस्ट प्रिसाइज स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ऑर्डिनल। यहाँ पे बोल रहा है क्रमिक मापनी मापन स्तर सबसे निचला स्तर है, जबकि मैंने आपको बताया कि सबसे निचला स्तर कौन है, नामित है, जिसको हम नॉमिनल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑर्डिनल को ये नीचा बता रहे, जबकि ऑर्डिनल दूसरे नंबर पे है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का क्या उद्देश्य होता है? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच होती है? जांच होती है, याद रखना, यानी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाया जाता है, तो ये डायग्नोस्टिक है यानी कि नैदानिक है। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पूरा जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, अब उस समय अगर हम असेसमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। देखो एंड ऑफ सेमेस्टर या एंड ऑफ ईयर, मतलब अंत में जब भी होता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो समेटिव हो जाएगा। किस मापनी का प्रयोग भौतिकी, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में होता है? इंटरवल। देख रहे हो, स्केल ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन है। मापन के कौन से स्तर में अंक गणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग का प्रयोग किया जाता है? याद रखना, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की बात होगी, रेशियो स्केल आएगा। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। देखो, इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर बेसिकली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी। विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट स्कूल में होता है। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं, योग्यता परीक्षण भी कहा जाता है इसे। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? लिकर्ट स्केल। ठीक है, अभिवृत्ति समझ लो, अभिवृत्ति आप लोग का एटीट्यूड, ये मापने के लिए लिकर्ट स्केल जो है वो है। एक व्यक्तिगत अध्ययन की सीमाएं होती हैं, केस स्टडी की बात हो रही है। केस स्टडी का लिमिटेशन क्या है? तो दोनों ए एंड सी, ए एंड बी। टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल ये टाइम लेता है। अब जैसे केस स्टडी करना है, मान लो महात्मा गांधी के बारे में मुझे केस स्टडी करना, तुमको पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है टाइम लगती है। कांट जनरलाइज द रिजल्ट टू वाइडर पॉपुलेशन, बृहद संख्या के लिए इनका परिणाम सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है, मतलब बाकी लोगों के लिए जनरलाइज नहीं हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? मापन का, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन, दोनों हो जाएगा। दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलना अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। किसने कहा है? क्रॉनबैक। ठीक है, क्रॉनबैक। आप स्टेटमेंट वाले जो होंगे ना, इसी से कर लेना, इससे और 2022 वाले से, मे बी इसी में से रिपीट हो। मे बी क्या मतलब, इसमें से एक दो स्टेटमेंट तो आएगा। वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है। ऑब्जेक्टिविटी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेस्ट इज प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल दोनों। सी। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सी। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से हैं भाई? तो पहला हो जाता है संज्ञानात्मक, जिसको कि हम कॉग्निटिव कहते हैं। एकदम मैं चीजों को क्लियर ही बता दे रही हूँ। कॉग्निटिव कहते हैं, पहला है, और इसको 1956 में लाया गया, 1956 में ब्लूम के थ्रू। दूसरा आप लोगों का जो है हो जाता है भावात्मक, जिसको कि हम अफेक्टिव कहते हैं, भावात्मक को अफेक्टिव, और ये आप लोगों का जो है लाया गया है 1900 अफेक्टिव, ठीक है, 1964 में। ठीक, क्रेथवाल के थ्रू लाया गया है, क्रेथवाल एंड मारिया, उन लोगों ने लाया है। नाम भी याद रख लोगे तो अच्छा है, वही लोग इसके जन्मदाता हैं, और इसके जन्मदाता ब्लूम है। और तीसरा हमारा आया है साइकोमोटर का, जिसको मनोशारीरिक बोलते हैं, मनोशारीरिक साइकोमोटर। इसमें हिंदी इंग्लिश में लिखने का जगह नहीं है, मैं बता दूं। साइकोमोटर जो आया है, एकदम ईयर याद रखना, 1969 में लाने वाले सिम्पसन है। ठीक है, इसमें से मैं आप लोगों को चैलेंज कर सकती हूँ कि क्वेश्चन किसी ना किसी के बारे में जरूर पूछा हुआ रहेगा, और कब आया है, किसने लाया है, इसको लेकर के। तो हमारा इसका आंसर हो गया 3। कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है? सोशल डोमेन, यही है शैक्षिक उद्देश्य। ये भी आप लोगों का जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी से, ये तीनों के तीनों डोमेन है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। किसने इसका किया है, वो सभी चीजें अभी हम लोगों ने ऊपर में किया। संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतर स्तर क्या है? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन का सबसे निम्नतर क्या है? नॉलेज होगा। पूरा इस तरह से पिरामिड से बना हुआ रहता है, और इसके बारे में क्लास भी हुआ है, डिस्क्रिप्टिव क्लास। सबसे नीचे जो है नॉलेज आता है, सबसे ऊपर जो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन आता है। तो ये चीजें दोनों का रखना, बीच वाला भी पूरा सीक्वेंस याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को रहता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से 7, 8 या 10 क्वेश्चन भी रह सकता है। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया। देखो पूछ लिया कि कब, कौन से ईयर में किया गया था इसको, तो 1956 में। भावात्मक उद्देश्य का मुख्य बिंदु है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू से रिलेटेड है, मूल्य निर्धारण। बाकी ये तीनों जो है वो संज्ञानात्मक के हैं, सिर्फ यही भावात्मक का है। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया है, क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर। तीसरा नंबर वाला किसने किया है? सिम्पसन ने किया है। कब किया है? 1969। भावात्मक पक्ष का संबंध है प्रेज से, यानी तारीफ, प्रशंसा। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन है? ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? शारीरिक क्षमता पे कौन देता है? तो क्रियात्मक यानी साइकोमोटर। भावात्मक पक्ष का आधार क्या होता है? साइकोलॉजिकल, याद रखना, साइकोलॉजिकल, एकदम याद रखो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी से, आप देख रहे हो कि कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ये तीनों के तीनों होती है, तो इसमें डी हो जाएगा। निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से तैयार किया जाता है? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ए नंबर। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का फेलियर ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें बच्चे जो है ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं, अपने व्यू पॉइंट को नहीं लिख पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यस्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? सी नंबर। किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है, यानी खुद से जो है फॉर्म करता है? तो ऐसे टेस्ट टाइप।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? ऐसे टाइप देखो, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पार्शियलिटी ना हो, यानी निष्पक्ष हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। तो डिफिकल्टी इसी में होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है व्हाट एंड हाउ मच हैज बीन लर्न, ठीक है, कितना सीखा गया, किस तरह से सीखा गया, यही होता है बी नंबर। और यहाँ पे बोलोगे कि उपलब्धि परीक्षण अधिगम करता कि कमजोरी जानने के लिए होता है, तो नहीं, वो निदानात्मक होता है। निदानात्मक के लिए जो है, जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो हम बच्चों की कमजोरी को जानने के लिए करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और कोई बोल दे कि सी ही होगा तो मत कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसोगे फिर। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, ये किसने कहा है? वेस्लर ने। वेस्लर ने ये स्टेटमेंट दिया है। और वेस्लर का जो बुद्धि परीक्षण है वो दो तरह का है, एक बच्चों के लिए अलग है और एक एडल्ट के लिए अलग है, तो उनका भी थोड़ा सा आप देख ही लोगे तो अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व तो व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है, एल्पोर्ट ने कहा है। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं प्रोफिशिएंसी नॉलेज ऑफ स्किल्स। देखो, व्यक्तिगत विशेषताएं, धैर्य तथा दृढ़ता या ज्ञान तथा कौशल में निपुणता, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम सी करेंगे। बुद्धि लब्धि का एक आप लोग को फॉर्मूला पूछेगा और एक क्वेश्चन पूछेगा, इसका हो जाएगा मेंटल एज MA/CA/100 होता है, ठीक। 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे होते हैं सुपीरियर। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से, देखो यहाँ पर बाकर मेहंदी टेस्ट भी कहीं ना जो है हम लोग इसको बुद्धि से ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी को देखता है, मतलब हमारे बोल सकते हो कि नयापन, जो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पर एकदम अलग तरीके से पूछ दिया है, तो हमें इसको अलग करना ही पड़ेगा। ये क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का है, और रावेंस जो है आप लोगों का नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बी नंबर करेंगे। निष्पादन परीक्षण उपयोगी है, ऑल ऑफ दी एबव। बौद्धिक प्राप्तांक यानी IQ है, नॉर्म, रॉ या फिर स्कोर ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। वेस्लर का पहला बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया? देखो, पहला इन्होंने जो निकाला था वो एडल्ट्स के लिए निकाला था, दूसरा इन्होंने चिल्ड्रन के लिए निकाला था, तो यहां पर आंसर जो है आप लोगों का बी नंबर होगा। पहले मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? संप्रत्यय आप लोगों को यहां पे पूछ रहा है, तो भाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बी ने, ठीक है, ए नंबर, सॉरी बी नंबर। मेंटल एज लिखा हुआ है, IQ नहीं लिखा हुआ, IQ रहेगा तब स्टर्न में जाओगे। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन डिराइव फ्रॉम परसोना, और परसोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा। निम्नलिखित में से प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है? तो ये आप लोग का ए नंबर जो है, प्रोजेक्टिव मेथड नहीं होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं होता है। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है उदारवाद, प्रभावी, सामाजिक या नौचारित। नौचारित, इनोवेटिव, नया कुछ बनाना, तो ये इनोवेटिव, डी नंबर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। याद रखना, देखो स्टेटमेंट वाला ना पूरा कर लेना, 2023 का पूरा कर लेना, कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको बिल्कुल मैच करेंगे। अपसारी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? मल्टीपल करेक्ट, ठीक है। निम्न में से कौन सृजनात्मक तथ्य नहीं है? मेमोरी, ठीक है, बाकी ये तीनों सृजनात्मक है, यानी कि क्रिएटिविटी से रिलेट करता है। किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने के लिए किया जाता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक।
जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। किसने बोला है? स्टेन ने। पद विश्लेषण किया जाता है। पद विश्लेषण ये आप लोगों का क्या बोलते हैं, जब हम लोग ये बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं तब, तो ये आप लोग का सी नंबर हो जाएगा दोनों। या टेस्ट हम लोग बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, जब हम लोग टेस्ट का निर्माण करते हैं तब पद विश्लेषण होता है। एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन पावर। परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वैलिडिटी इज द मेजर, सी नंबर होगा। वैधता परिवर्त्य त्रुटि का मापन है। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। जो विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी होती है वो कंसिस्टेंसी देखती है मेजरमेंट की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? लेंथ ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्वसनीयता कथन की विधि कौन सी नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग रिलायबिलिटी? प्रिडिक्टिव, यानी कि प्रिडिक्ट करना, भविष्य सूचक। एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता कितनी हो जाएगी? 0.675। ये निकाला जाता है। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है वैधता, विश्वसनीयता, मानक या ऑल ऑफ द अबव? ऑल। मानक के प्रकार हैं आयु मानक, श्रेणी मानक, संतासीय मानक या सभी? ऑल, ये सभी हो जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं ग्रेड नॉर्म्स, ठीक है। अच्छे मानक की विशेषताएं हैं ऑल ऑफ दी अबव, सभी हो जाएंगे बिल्कुल। ये सभी चीजें जो है हम देखते हैं। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर आ जाएगा ग्रेडिंग इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ असेसमेंट। ग्रेडिंग ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, नया मेथड है। बाकी तीनों देखोगे तो वो रहेगा, ठीक है। सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये 22 में भी था, 23 में भी है और 24 में भी रहने की संभावना ज्यादा है। सीसीई का पूरा नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये भी 22 में था और 23 में भी आ गया, तो 24 में भी आ ही जाए। सीजीपीए का पूरा नाम देखो, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हो। सीजीपीए आ गया, सीसीई आ गया, तो सीबीसीएस आ गया, तो ये सारी चीजें आपको खुद ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे टाइप टेस्ट आर मोर रिलायबल देन ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है कि निबंध वाला जो एग्जाम होता है वो वस्तुनिष्ठ से ज्यादा विश्वसनीय होता है। ये गलत है और गलत ही आंसर मांग रहा है तो हमने दे दिया। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित निबंध को, ठीक है। आंकड़ों के दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान मीडियन कहलाता है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है रेंज, यानी कि प्रसार। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? सी। ये भी है मोड का निकालने का, एमडी का है एल प्लस एन माइनस सी एफ, ये भी है, ये वाला भी है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। जो गलत है वो सी नंबर है। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? मीन का। देखो ये जो है मीन, मीडियन, मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी का है, ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी का। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो मीन आता है। इन तीनों में से मीन जो है ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है।
द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, दो भागों में बराबर बराबर बांटा जाता है, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आप देखोगे कि ये 5 जो है बीच वाला वैल्यू आ जाएगा। मानक विचलन निकालने का सूत्र है सी। विचलनशीलता की माप कौन सी है, डी। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है पूरा 100 क्वेश्चन जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग 2023 पीवाईक्यू का था। अच्छे से सारा क्वेश्चन करना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, बहुत सारे, मतलब मैं कह रही हूँ 10 तो मिनिमम ही रिपीट होगा, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा एक और पीवाईक्यू रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव का, वो भी वीडियो आप लोग को कल दे दिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। Till then, take care everyone.